नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत आज आपका बाल विकास की दूसरी क्लास लेकर के आया हूं और यहाँ पाठ्यक्रम की चर्चा की बात आज फिर होगी। मैं कल भी पाठ्यक्रम की चर्चा की बात किया था और आज भी कर रहा हूं। कल मैं आपको 2 टॉपिक बताया था और मैंने कहा था कि 4 टॉपिक है। बाल विकास में 30 नंबर लाने के लिए सिर्फ आपको 4 टॉपिक पे ध्यान देना है। 2 टॉपिक मैंने कल बता दिया था, 2 टॉपिक जो बची हुई है वो टॉपिक आज मैं बता रहा हूँ। कल मैंने आपको बाल विकास बताया था और शिक्षण का प्रकार बता दिया था, शिक्षण विधियाँ बता दिया था। आज आपकी टॉपिक है जो तीसरी टॉपिक थी, शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, इसमें पहला नंबर है शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। हमें किसी भी विद्यार्थी या बालक को शिक्षा देने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हम इसको किस शिक्षण के माध्यम से, कौन से शिक्षण विधि के माध्यम से बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा और इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चे को हम क्या सिखाना चाहते हैं, इससे मुझे शिक्षण से पता चलता है। और शिक्षण के सिद्धांत दूसरी, और मेरा नियम क्या है, किस नियम के तहत बच्चे को क्या सिखाया जाए, किस सिद्धांत के अंतर्गत सिखाया जाए, इस शिक्षण के सिद्धांत में बताया जाएगा। तीसरी टॉपिक शिक्षण के सूत्र एवं शिक्षण की विधियाँ। ध्यान दीजिएगा मित्र, शिक्षण के सूत्र अलग होते हैं और शिक्षण की विधियाँ अलग होती है। आप बार बार कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसको जब लेक्चर पढ़ाया जाए तो लेक्चर में बताएंगे शिक्षण के सूत्र और शिक्षण की विधियाँ में अंतर क्या क्या है, शिक्षण के सूत्र कितने हैं और शिक्षण की विधियाँ कितनी हैं। फिर अगली टॉपिक देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण। बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं, लगातार शिक्षा देते जाए, ज़्यादा मात्रा में शिक्षा देते जाएंगे तो बच्चा बोरिंग हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। जैसे बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ करके उससे प्रश्न किया जाए। सूक्ष्म शिक्षण जैसे बच्चे को जो चीज़ पहले पता हो उसे जोड़ करके हमें उससे प्रश्न करना चाहिए तो बच्चा आसानी से सीख सकता है। कौशल के बारे में बताया जाएगा, कितने कौशल है, कौन से कौशल का कितना मिनट होता है, कैसे चक्र होता है, पहला कौशल दूसरा कौशल किस तरह से, इसके बारे में अध्ययन कराया जाएगा। समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। समावेशी शब्द जो है अपने आप में महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों। समावेशी से 2 या 3 नंबर सीटेट में और यूपी टेट में हर वर्ष प्रश्न बनते हुए आए हैं। अब अगले बात करेंगे कि शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार एवं निराकरण। बच्चों को शिक्षा देने से पहले शैक्षिक समावेशन उनका कर लेना चाहिए और जब शैक्षिक समावेशन आप करेंगे तो पहले शैक्षिक समावेशन करने के बाद उनकी पहचान कर लेनी चाहिए। बच्चे का समाज कैसा है, बच्चे का वातावरण कैसा है, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक पहचान, और बच्चे का प्रकार कि बच्चा मंद बुद्धि का बालक है, तीव्र बुद्धि का बालक है, श्रेष्ठ बुद्धि का बालक है, जड़ बुद्धि का बालक है। इस प्रकार करके हम इसका निराकरण करेंगे। आइए अब ध्यान देंगे अपवंचित वर्ग के बालक। जो अपवंचित वर्ग के बालक होते हैं, अपवंचित माने किसी चीज से छूट जाना, किसी चीज से छूट जाना, जो अपने हम उम्र के साथियों से पीछे रह जाते हैं, उन्हीं को अपवंचित वर्ग का बालक कहा जाता है। अब उसमें कुछ बच्चे जो भाषा का विकास नहीं हो पाता है, उन्हें शिक्षा के बारे में बताया जाएगा। और कुछ बच्चे जो धर्म में फंसे जाते हैं या जिनमें धर्म में विकास नहीं हो पाता, उनके बारे में जाति के आधार पर, फिर क्षेत्र के आधार पे जो इनसे छूट जाते हैं, भाषा, धर्म, जाति व क्षेत्र के आधार पे बच्चे छूट जाते हैं, उनको शिक्षा दी जाएगी। अब आगे बात करेंगे शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता में दृष्टिबाधित बालक, बच्चे को दिख नहीं रहा है तो उसको किस तरह से शिक्षा दिया जाए, किस शिक्षण विधि के द्वारा दिया जाए, किस शिक्षण सूत्र के द्वारा दिया जाए, हम इसके बारे में शारीरिक दक्षता दृष्टिबाधित बालक में अध्ययन करते हैं। इसी तरह से श्रवण बाधित बालक, अगर बच्चा कान से नहीं सुन रहा है तो उसको किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, हम शिक्षण एवं शिक्षण विधिया के अंतर्गत इस चीज को पढ़ेंगे। एवं वाक बुधिर। वाक बुधिर का मतलब कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, मूक बधिर है, बोल नहीं पा रहा, तो बच्चे को कैसे शिक्षा दी जाएगी, इसके गत अंतर करेंगे। ध्यान दीजिए फिर से मित्रों, एक बार आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आशा करते हैं मित्रों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये जो तीसरी टॉपिक थी शिक्षण एवं शिक्षण विधिया के अंतर्गत होगा। इसके पहले जो 2 टॉपिक थी मैंने आपको पढ़ा दिया और बता भी दिया है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। बस अब ध्यान देते जाइए, सिलेबस को समझ लीजिए। जब आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको कहीं आने वाली दिक्कत होगी तो बाकी हम हैं
जो भी दिक्कत हो रही है या यदि आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अब इसी में आगे जोड़ा जाएगा समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण। ध्यान दीजिएगा, एक एक टॉपिक आप नोट करते चलिए। समावेशन के लिए उपकरण, ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं सीटेट के सीधे सीधे क्वेश्चन, जो आंसर क्वेश्चन के आंसर होते हैं सीधे सीधे अलाइन नहीं है। जब मैं आपको प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा तो वहां समझाऊंगा कि कीवर्ड को कैसे पकड़े, सीटेट के प्रश्नों को कैसे हल करें या पेडागाजी के प्रश्न को कैसे हल करें। अब इसी में दूसरा होगा सामग्री विधियां। सामग्री विधियां, सामग्री विधियां आप जब टीचिंग किए होंगे प्राइमरी या जूनियर में तो वहां पे आपको पता TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फिर आगे है इसी में समावेशी बच्चों को जानने के लिए समावेशी बच्चों को जानने के, समावेशी बच्चों को जानने के लिए टूल्स एवं तकनीकी ध्यान दीजिएगा, समावेशी बच्चों को जानने के लिए टूल्स एवं तकनीकी ये क्या है कि जो बच्चे समावेशी मतलब सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए। समावेशन का मतलब यही होता है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए। और इसमें टूल्स और तकनीकी की बात करें, जैसे कुछ खेल के माध्यम से समावेशी बच्चे में कुछ जड़ बुद्धि के बालक रहेंगे, कुछ विशिष्ट बुद्धि के बालक रहेंगे। जब हम बच्चों का जानकारी कर लेंगे ये बच्चे किस प्रकार के हैं तो उस हिसाब से टूल्स और तकनीकी लगा करके शिक्षण करेंगे तो शिक्षण हमारा सफल होगा। फिर आगे समावेशी बच्चों को निर्देशन व परामर्श देना। जितने भी समावेशी के अंतर्गत बालक रहेंगे सभी बालकों को निर्देशन और परामर्श, ये निर्देशन और परामर्श दोनों वर्ड को यदि आप समझ जाते हैं तो आराम से कोई प्रश्न होगा उसको कर लेंगे। जब हम निर्देशन परामर्श को पढ़ाएंगे वहाँ समझाएंगे बच्चे को क्या निर्देश दिया जाए, उसमें क्या सुझाव दे करके बच्चे को किस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ आपके जो है संस्थाएं हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बनता रहता है कि इस संस्था का, ये संस्था कहाँ पर स्थित है और ये संस्था कब स्थित हुई। तो ध्यान दीजिएगा, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्था, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्था। अब ये 4 संस्थाएं हैं, चारों संस्थाओं के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे जब इनमें लेक्चर देंगे। तो पहली संस्था आपकी, जैसे आपसे प्रश्न किया जाता है बीटीसी के पेपर में भी, टेट के पेपर में भी और आपके बीएड के पेपर में, एग्जाम पेपर में भी प्रश्न किया जाता है मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश का कहाँ स्थित है। मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में। तो हमें इस संस्था के बारे में अध्ययन करना है। इस संस्था का निर्माण कब हुआ, ये कब स्थित किया गया, इसके पहले कहाँ था। मनोविज्ञान प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला प्रयागराज। समझ जाइएगा। बाकी मनोविज्ञान प्रयोगशाला प्रयागराज संस्थान, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और दूसरा मंडली मनोविज्ञान केंद्र, हर मंडल में
मंडली मनोविज्ञान बनाए गए हैं, वहाँ पे अपने बच्चों को ले जा कर के आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। मंडली मनोविज्ञान केंद्र। और जो तीसरी जो संस्था आपकी है वो जिला चिकित्सालय है। जिला चिकित्सालय में ले जा कर के अपने बच्चे का भी जांच करवा सकते हैं। जिला चिकित्सालय कि आपका बच्चा किस तरह का है। जिला चिकित्सालय। फिर अगला आपका हो जाएगा सरकारी व गैर सरकारी संस्थान या संगठन। सरकारी व गैर सरकारी संस्थान या फिर संगठन कह लें। जगह जगह प्राइवेट संगठन भी है, वहाँ बच्चे को अपनी जांच करवा सकते हैं। इतनी जानकारियाँ हमें तीसरे पॉइंट के अंतर्गत पढ़ना है, जिसका आपको मैंने बताया शिक्षण एवं शिक्षण की विधियाँ। जब इतने 12 के बच्चों में हम जान जाएंगे कि बच्चे को किस तरह से शिक्षा देना है, किस सूत्र के आधार पे देना है, कौन सी विधि से देना है, कौन से कौशल लगा के देना है, कैसा निर्देश देना है, बच्चे को कैसा परामर्श देना है, बच्चे की पहचान करके, बच्चे के प्रकार जान करके तब बच्चों का निराकरण करेंगे तो हमारा जो अधिगम होगा वो सुयोग्य होगा, बच्चा अच्छी तरह से समझ जाएगा। अब मैं चौथी टॉपिक की बात करूंगा, अधिगम एवं अध्यापन। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यह अधिगम एवं अध्यापन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से ये सीटेट में अब तक मैंने जो 3 पॉइंट बताया है, यहाँ से प्रश्न आते हैं 15 नंबर के विषय वस्तु के। लेकिन जो ये अधिगम और अध्यापन मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से अकेले 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये ज़्यादा नहीं 7 या 8 टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आपका एक भी प्रश्न छूट नहीं पाएगा। ध्यान दीजिएगा, अधिगम एवं अध्यापन में आपको क्या पढ़ना है। अधिगम एवं अध्यापन। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अधिगम एवं अध्यापन में आपको पढ़ना क्या क्या है, और इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा। और ये प्रश्न जो मैं बताऊंगा ये सीधे सीधे कीवर्ड है सीटेट के। पहली टॉपिक, जो बालक होते हैं, बालक किस प्रकार से सोचता व सीखता है, ये आप जब जान जाएंगे तो बालक को भलीभांति पढ़ा लेंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा पढ़ाने का। बालक किस प्रकार से सोचते व सीखते हैं। और दूसरी टॉपिक होगी आपकी, दूसरी टॉपिक जो होगी, बालक विद्यालय में असफल क्यों हो जाता है। बालक विद्यालय में असफल क्यों होते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, बालक विद्यालय में असफल क्यों होते हैं, यह अपने आप में तार्किक है। जब कोई शिक्षक जान जाएगा कि जो विद्यार्थी है वो बार बार असफल क्यों हो रहा है, तो उसे किस तरह से शिक्षण देना है, तो वो आसानी से शिक्षण दे लेगा। तो बालक विद्यालय में क्यों असफल होते हैं। फिर अगला नंबर आपका होगा, और बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। हमेशा बच्चों को वैज्ञानिक रूप में समझना चाहिए। कहीं कहीं सीटेट में प्रश्न पूछता है तो ऑप्शन वही सही होता है, बच्चे को एक सामाजिक अन्वेषण के रूप में समझना चाहिए। तो यहाँ सीधे सीधे आपकी लाइन वही आंसर हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम। ध्यान दीजिएगा मित्रों, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम का मतलब कि बच्चों को जो शिक्षा देनी है उसके पृष्ठ माध्यम से, उसके सामाजिक से, उसके वातावरण से जोड़ करके शिक्षा दे। यदि आप उसके समाज से शिक्षा नहीं देते तो बच्चे को शिक्षा समझ में नहीं आएगी, हमारा शिक्षण जो है व्यर्थ जाएगा। फिर अगला टॉपिक होगा, एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में, एक समस्या
कर्ता के रूप में बालक। बालक को ये कभी नहीं सोचना चाहिए बालक इस समस्या का हल नहीं कर पाएगा, और बालक किसी समस्या में फंसा हुआ है तो आपको तुरंत उसका हल नहीं बता देना है, बस बालक को इशारा करना है ताकि बालक खुद से उस समस्या का समाधान कर सके। फिर अगले नंबर जो होगा बाबू, बालक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। ध्यान दीजिएगा, बालकों को वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में समझना है कि बालक नए नए सृजनात्मक कर सकते हैं, वो नए नए खोज कर सकते हैं। बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, तो बालक को हमें कैसा समझना है, वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में समझना है। ये टॉपिक याद कर लीजिएगा, ये सीटेट में सीधे सीधे ये लाइन यही आती है, बालक को किस तरह समझना चाहिए, तो बालक कैसा होना चाहिए, बालक वैज्ञानिक को अन्वेषण के रूप में समझना चाहिए। जैसे आपका प्रश्न पूछ लेता है कि मान लीजिए रहीम है, रहीम एक खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को अलग अलग कर देता है। आप कक्षा 3 के अध्यापक हैं, तो आप क्या करेंगे। इस तरह से प्रश्न पूछता है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन उसमें यह भी देगा, बालक की रुचि को जानेंगे और बालक को वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में उसे स्वीकार करेंगे। तो मित्रों ये ऑप्शन सही यही होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहता हूं अधिगम एवं अध्यापन जो 15 नंबर की पेडागाजी है, ये 15 नंबर की पेडागाजी आपको 20 लेक्चर में मैं पूरा समझाऊंगा, और ऐसी कोई पेडागाजी नहीं होगी, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा शिक्षण शास्त्र का जो आप हल नहीं कर पाएंगे। फिर अगला देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉरी। ये हो गया। फिर आगे 2-3 टॉपिक आपकी और बची है, वो 2-3 टॉपिक बता देते हैं। फिर आप अगले लेक्चर में आपको जो है लेसन पे आकर के विषय वस्तु पढ़ाया जाएगा। बालक की त्रुटि को समझना। यदि आप एक अध्यापक हैं, बच्चा त्रुटि कर दिया तो बच्चे को डांटना नहीं है, मारना नहीं है। बच्चे को मारना डांटना बिल्कुल नहीं है, बच्चे को मारना डांटना अपराध है। एनसीएफ 2005 विरोध करता है इसका। बालक की त्रुटि को समझना, बालक की त्रुटि को समझना। और फिर जो इसमें दूसरा नंबर होगा आपका, बोध और संवेदनाएं। बच्चे को जान लेना और उसके साथ हमें कैसी संवेदनाएं करनी है, ये बोध और संवेदनाएं। फिर आगे आपका होगा प्रेरणा और अधिगम। प्रेरणा और अधिगम। फिर अगला आपका होगा अधिगम में योगदान देने वाले निजी एवं पर्यावरण कारक। अधिगम में योगदान देने वाले निजी एवं पर्यावरण कारक। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, किसी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लिए और एक अच्छी रणनीति बना करके पढ़ाई शुरू करते तो आप 100% का सक्सेस होंगे। तो मैं बाल विकास में मैंने 4 पॉइंट आपको बताया था। चारों पॉइंट पे मैं सिलेबस लिखा दिया, आपके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। प्रत्येक विषय वस्तु को लेकर के आऊँगा, एक पर लेक्चर में एक विषय वस्तु को लेकर के आऊँगा। वीडियो छोटा ही होगा लेकिन पूरा समझा के जाऊँगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करिए, और कैसी रही वीडियो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।